इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान में जारी जंग के बीच भारत को लेकर तालिबान का पहला और बड़ा पैगाम सामने आया है। एक भारतीय न्यूज एजेंसी से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी देश के दूतावास या उसके कर्मचारियों को तालिबान से कोई खतरा नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसका इस्तेमाल अफगान के लोग करते हैं, उन्हें तालिबान कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी धमकी दी कि अगर भारत यहां अपने सैनिकों को भेजेगा तो उनका भी वही हाल होगा जो अमेरिका समेत दूसरे देशों के सैनिकों का हुआ है। There is a lot of concern among the diplomatic community. Most of the countries, including India, are evacuating. How do you see Indian interests? Because India has done so many projects, so many developmental projects in the region. Tomorrow, if Taliban comes to power, what will happen to them? There is a fear in New Delhi that all that will go back, to ages if Taliban comes. Assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements not once but many times. So it is our commitment that has been published already. It is in media. हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष खुद अफगानिस्तान होकर अभी लौटे हैं। मनीष, तालिबान के प्रवक्ता की ये बातें, इन बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है कि किसी भी देश के दूतावास के लोगों को वहां घबराने की जरूरत नहीं है, और खासतौर से वो इंडिया की ये भी तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर बनाए हैं और इंडिया के लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर कितना भरोसा किया जाए? इसमें एक बात समझ होगी कि तालिबान जो दोहा का तालिबान है, जहां से ये औपचारिक तौर पे बयान आ रहा है, दरअसल वो पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। वो ये कह रहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहता है कि वो अब बदल चुका है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है, क्योंकि फ्रिंज एलिमेंट बहुत सारे हैं। इस समय जो अफगानिस्तान में हालत है, जहां पे 17 प्रोविंसेस के ऊपर वो कब्जा लगातार करने की कोशिश कर रहा है, उसके अलावा 14 पे वो कर चुका है। यही नहीं, बल्कि जो बाकी एरियाज हैं, उन एरियाज को डोमिनेट करते हुए वहां पे जो एट्रोसिटीज हैं उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। ये वही तालिबान है जो ये बात भी कह रहा है कि 15 साल से बड़ी लड़की या फिर 45 साल से छोटी जो वहां पे विडोज हैं, उनको तालिबान के फाइटर्स हैं, उनसे शादी करनी होगी। और यही नहीं, बल्कि बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब में अपना जो कॉन्फिडेंस है वो जताने के लिए तालिबान की तरफ से बयान आया है। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि जो दोहा तालिबान है और साथ में जो अफगानिस्तान का तालिबान है, उन दोनों तालिबान की बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। जहां एक तरफ वो अगर ये कह रहे हैं कि भारत ने मैन टू मैन वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, वहां के लोगों में इन्वेस्टमेंट की है, चाहे प्रोजेक्ट हो $3 बिलियन के, उसके अलावा जाहिर है मनीष, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार अफगानिस्तान से देख रहे हैं, उसके बाद इस तरह की बातों पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। और अभी तक तो कोई बातचीत अफगान सरकार और तालिबान के बीच किसी नतीजे तक पहुंचती नजर नहीं आती। आप बने रहिए मनीष, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अफगानिस्तान में इन दिनों किस तरह की हिंसा हो रही है, वहां तालिबान को लेकर किस तरह का खौफ है, डर है, उसे हम सब लगातार टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं। इसी को लेकर जब तालिबान के प्रवक्ता से सवाल किया गया तो तालिबान के प्रवक्ता ने अत्यधिक हिंसा के आरोपों को खारिज किया। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहा है, लेकिन इसके लिए उतनी हिंसा नहीं हो रही है जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है। Shaheen, we are seeing that Taliban is taking over more and more territories, and there is a lot of violence. How do you react to this, and why such violence is taking place? And do you condemn the violence? First, we are taking the prevention centers in districts, in areas falling to us, but they are falling voluntarily
to us. You can see the videos of hundreds and thousands security forces of the Kabul administration. They are coming to our side in joining us. That is true. But they are not because of violence. It is claimed violence or killing of innocent people, which is being carried out by the Kabul administration. We condemn that. So that is not our policy. Why we should tell our people or increase violence? So it is contrary to our policy. But there is a lot of propaganda showing that there are violence and the increase in violence. That's not true. तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रिपोर्टर से बात की और जो कुछ कहा वो आपने सुना। एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रिपोर्टर से एक वीडियो भी इसके बाद ट्विटर पर शेयर किया। ये वीडियो पामीर कोर इलाके का है। इस जगह पर तालिबान के कब्जे के बाद का ये वीडियो है। आप जरा इस वीडियो को देखिए। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, हमने तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को सुना कि वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हो रही है और एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप तो खुद होकर के लौटे हैं, आप बताइए कि आपने अपनी आंखों से क्या देखा? क्या आम लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा वहां पर हो रही है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो अफगानी काबुल से या दूसरी जगहों पर जो सरकार की पुलिस है या फिर सिक्योरिटी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में उनके साथ आ रहे हैं। जो वहाँ पे पुलिस सिस्टम है वो लोकल ट्राइब्स बेस्ड है और यही वजह है कि स्पिन बुलडॉग सबसे पहले फॉलो आउट हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था पाकिस्तान की तरफ और वही वजह है कि वहाँ से उन्हें सेफ पैसेज मिला। उसके अलावा जो पुलिस सिस्टम कोलैप्स हुआ तो उसके साथ साथ जो अफगान फोर्सेस जब इनसे फाइट कर रही थी तो उसी दौरान अफगान फोर्सेस को मुंह की खानी पड़ी। उसमें भी एक ट्राइबल सिस्टम और साथ में वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। लेकिन तालिबान की तरफ से क्योंकि कॉन्टिन्यूअस उनके पास जो वेपन सिस्टम, आर्म्स, एम्युनिशन पाकिस्तान और साथ में जो एडजॉइनिंग लाइक माइंडेड तालिबानी कंट्रीज हैं उनसे इनको मिल रहा था, जिसकी वजह से इनके पास हथियारों की कमी नहीं हुई। और यही वजह है कि चाहे कुंदूज का इलाका हो, हेलमंड का इलाका हो, तो उसके अलावा गजनी, कंधार जो कि उनकी इमोशनल कैपिटल ऑफ तालिबान से नाम जाना जाता है, वो सब एरियाज को काफी इफेक्ट किया गया और यहाँ पे एट्रोसिटीज। मनीष, हम एक तस्वीर जो इस वक्त दिखा रहे हैं, एक आयुध डिपो है, एम्युनिशन का डिपो है, इस पर तालिबान का कब्जा हो गया। क्या ये इसमें अफगान फोर्सेस ने किसी तरह का रिटेलिएशन नहीं किया? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल कुंदूज इलाके की है। कुंदूज में 217 कोर है अफगान फोर्सेस की और यहाँ पर जैसे ही ये कोर कोलैप्स हुआ उसके बाद जितना भी यहाँ पे वेपन सिस्टम्स या फिर एम्युनिशन था उसको अफगान फोर्सेस ने अपने पे कैप्चर किया। ये नहीं हुसैन, आपने कई पिछले दिनों तस्वीरें भी देखी होंगी, जब मैं वहाँ खुद था तब भी मैंने देखा कि कई सारी हमवीज, उसके बाद व्हीकल्स, लोकल पुलिस का जो पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो सभी तालिबान के इस समय डोमिनेशन और कब्जे में था। अब तालिबान वहां के अफगानी लोगों के हित में है या नहीं, इसकी रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। लेकिन बार बार जो कतर दोहा में बैठे हुए जो इस समय तालिबान की लीडरशिप है, जिसमें उनके आमिर, उसके अलावा 3 डेप्यूटी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो नया चेहरा है। लेकिन वास्तविकता ऑन ग्राउंड नया चेहरा होता हुआ दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की साथ में एट्रोसिटीज की वो बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में आने वाले टाइम पर ही ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की तरफ जरूर फॉर्म हो रहे हैं जिसमें तालिबान सरकार बनाए या 17 अपने प्रोविंसेस को लेकर बनाए। लेकिन जो हकीकत है, चाहे कुंदूज हो, हेलमंड हो, गजनी, कंधार, उसके अलावा जो बाकी के एरियाज हैं उन सभी एरियाज में जो संख्या है एट्रोसिटीज की वो काफी ज्यादा इंक्रीज है। और यही वजह है कि जो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा यहाँ पे वायलेंस हुआ तो उसके बाद अब अपने आप को पॉलिटिकल डायस्पोरा में दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल सही हैं, इसीलिए तालिबान का एक कदम है। और यही वजह है कि बार बार तालिबान ये बात कह रहा है कि जितने भी इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं या फिर वहाँ पे काउंसलेट है उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि थोड़े दिनों पहले ही जो वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर है उनके घर के पास जो ग्रीन जोन है वहीं पर ये धमाका बिल्कुल वहां से हमने आपकी रिपोर्ट मनीष देखी थी। और इस वक्त तो तालिबान जो है
34 में से 19 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है। काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब यह कि लगातार तालिबान का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। जश्न आजादी से पहले कितनी साजिशें नाकाम की गई हैं, पूरी खबर आपको देंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले देश के कई हिस्सों में आतंकी और आपराधिक साजिश नाकाम कर दी गई। सबसे पहले बात दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कर लेते हैं, जिसने अवैध हथियार का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है और इसके साथ 4 तस्कर भी पकड़े गए हैं, जिनके पास से पुलिस ने 55 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद की है। यह हथियार दिल्ली और एनसीआर में अपराधियों को सप्लाई होने वाला था। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। डोडा में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ और भारी मात्रा में ग्रेनेड और एक्सप्लोजिव वहां से बरामद हुआ। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के मालपुरा की है, जहां बीएसएफ और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी हमला नाकाम कर दिया है। फेसबुक को समन राहुल गांधी की उस पोस्ट को लेकर के आया है जिसमें उन्होंने रेप पीड़ित के परिवार वालों की तस्वीर को सार्वजनिक कर दिया था। इसी को लेकर जब ट्विटर ने अकाउंट लॉक किया तो राहुल गांधी ने ट्विटर के बहाने सरकार पर वार किया। तो एनसीपीसीआर ने इस मामले में फेसबुक को समन किया है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट इसी वजह से लॉक कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने रेप पीड़ित बच्ची के परिवार वालों की फोटो शेयर की थी। हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, कहां तक पहुंची इस पूरे मामले में कार्रवाई एनसीपीसीआर और क्या कर रहा है? देखिए 17 अगस्त को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो समन किया गया है फेसबुक को एनसीपीसीआर द्वारा। और ये मामला वही है जहां पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कुछ जो माइनर गर्ल का जो दिल्ली में रेप हुआ उसकी पिक्चर्स जो है वो शेयर की थी या उसको लेकर के जानकारी जो है शेयर की थी। अब एनसीपीसीआर ने इसी मसले पर फेसबुक को 17 अगस्त को समन किया है। 5 बजे वर्चुअली कहा गया है फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव को कि वो एनसीपीसीआर के सामने पेश हो ताकि आगे इस मामले की जानकारी, आगे इस मामले की जांच को बढ़ाया जा सके। तो क्या ट्विटर को भी इस तरह का समन किया गया विजय लक्ष्मी? देखिए फिलहाल जो जानकारी है वो सिर्फ फेसबुक को लेकर ही है हुसैन के फेसबुक को समन किया गया है एनसीपीसीआर द्वारा। और राहुल गांधी का क्या अकाउंट अब भी लॉक है या उसे खोल दिया गया है? देखिए अभी तक राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं हुसैन, उनका अकाउंट लॉक्ड है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसी तरह का कम्युनिकेशन उनकी तरफ से ट्विटर को नहीं किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्विटर डिस्क्रिमिनेटरी है और सरकार के दबाव में आकर के इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ की गई है। जबकि इसी तरह के पिक्चर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भी शेयर की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कांग्रेस जरूर इस मसले को इसी तरह से देख रही है कि ये एक सरकार के दबाव में आकर के ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इंतजार करते हैं विजय लक्ष्मी की एनसीपीसीआर किस तरह से इस पूरे मामले को देखता है और कार्रवाई करता है। फेसबुक को समन किया गया है और ट्विटर पर अब भी राहुल गांधी का अकाउंट लॉक दिखाई दे रहा। 5 अगस्त के बाद से कोई ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से इस पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आजादी के जश्न में डूबा है। कल यानी 15 अगस्त को देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। देश की आन बान और शान तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा, जिसे देखते हुए देश और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर भी होगी। कोरोना काल है तो लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार काफी सीमित होगा, लेकिन इस बार के आजादी के जश्न को लेकर तैयारियां भी जबरदस्त की गई हैं। इसलिए तैयारियों के फाइनल चेक करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। पीएम कैसे आएंगे, कैसे उन्हें सलामी दी जाएगी, दर्शक दीर्घा में लोग कैसे बैठेंगे, हर चीज की रिहर्सल हुई। 15 अगस्त की सुबह पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचेंगे। 7:20 पर लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 7:30 बजे लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और उसके बाद उनका भाषण होगा। इस बार हर इंतजाम एक नए लेवल पर किया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के टॉप अधिकारियों ने लाल किले में बैठक की। पुलिस कमिश्नर दफ्तर में भी हाई लेवल मीटिंग हुई और इसके बाद पूरे लाल किला और आसपास के इलाके को फुल प्रूफ सिक्योरिटी से लैस कर दिया गया। बिना इजाजत इस इलाके में अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि इस जश्न में नापाक साजिशों का
जहर घोलने की भी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर जैश के आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। आतंकी संगठन ड्रोन से नापाक साजिश को अंजाम दे सकते हैं, जिसे देखते हुए लाल किले की सुरक्षा को अभेद्य कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक पुख्ता इंतजाम है। 35,000 से भी ज्यादा जवानों की तैनाती है। लाल किले के गेट नंबर 1 को बड़े बड़े कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया है। लाल किले के अंदर 4 एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। लाल किले के आसपास करीब 2 दर्जन पॉइंट्स पर एनएसजी की टीम और चांदनी चौक के करीब 300 रूफ टॉप पर स्नाइपर्स भी तैनात हैं। लाल किले को कंटेनर से घेरा गया है। इस बार लाल किले की सुरक्षा बड़ी चुनौती है, क्योंकि बॉर्डर पर बैठे किसान गणतंत्र दिवस पर यहां उपद्रव कर चुके हैं। ट्रैक्टर लेकर यहां घुसे प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की थी, बल्कि पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई थी। इसी वजह से खासतौर पर यहां मुख्य गेट पर बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा क्रेन भी यहां रखा गया है, ताकि अगर कोई कंटेनर यहां आ जाए, कोई ट्रैक्टर अगर यहां तक पहुंच जाए, तो क्रेन की मदद से उसे काबू किया जा सके। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले को अभेद किले के तौर पर तैयार किया गया है। इस बार सुरक्षा के इंतजाम पहले की तुलना में बेहद अलग तरीके से दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा तैयार किए गए हैं। इस वक्त हम लाल किले के गेट नंबर 1 पर मौजूद है और आप देखेंगे कि गेट नंबर 1 को पूरे तरीके से कंटेनर से ढक दिया गया है। एक लंबी दीवार कंटेनर्स के तौर पर तैयार की गई है और इन कंटेनर्स पर आप देखेंगे पेंटिंग्स भी यहाँ पर बनाई गई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे तो उनके सामने कुछ इस तरीके की दीवार होंगी, लेकिन उस दीवार पर अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स अब यहाँ पर बना दी गई है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो गेट नंबर 1 को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। अमूमन इस जगह से लोग लाल किले को देख पाते थे, लेकिन इस दीवार के चलते अब लोग लाल किले को नहीं देख पाएंगे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का नियम का पालन हो सके, जिसके चलते कुछ दूरी में अंदर तमाम चेयर जो है वो लगाई गई है। जतिन शर्मा की रिपोर्ट आपने देखी, वो इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। जिस जगह पर कंटेनर है वहां से सामने बिल्कुल प्राचीर है और प्राचीर पर ही प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, तो क्या थोड़ा और दूर हट करके प्राचीर का जो हिस्सा है वो साफ नजर आता है, क्योंकि दर्शक दीर्घा से क्या वो जगह नहीं दिखाई देगी? जी देखिए हुसैन, लाल किले के ठीक सामने गेट नंबर 1 है और उस पूरे गेट को ही कंटेनर से ढक दिया गया है। अगर आप तकरीबन 1 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं, क्योंकि लाल किले के ठीक सामने वॉकवे बनाया गया है, वहां से भी अब लाल किले को देख पाना नामुमकिन की तरह है, क्योंकि जो कंटेनर्स लगाए गए हैं वो बहुत ऊंचाई पर लगाए गए हैं। स्नाइपर्स हालांकि डिप्लॉय किए गए हैं। चांदनी चौक के तकरीबन 300 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर स्नाइपर्स को डिप्लॉय किया गया है और कोविड नियमों को देखते हुए बहुत कम गैदरिंग ही लाल किले के अंदर रखी गई है और जो गैदरिंग होगी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही की जाएगी। हालांकि सिक्योरिटी को लेकर इस बारी जो अपग्रेड्स हैं वो किए गए हैं। कंटेनर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन लाल किले के ठीक सामने वाली जो सड़क है उसमें 500 मीटर पहले ही सीमेंटेड बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस के जो नॉर्मल बैरिकेड तो यहाँ पर है ही, साथ ही सीमेंटेड बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये लाल किले के ठीक सामने वाली सड़क है और तकरीबन 500 मीटर पहले ही बैरिकेड करके अब इसको 24 घंटे पहले ही बंद किया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अब यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास गृह मंत्रालय द्वारा जारी पासेस है। तमाम जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको भी पूरे तरीके से रोक दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से ट्रैक्टर्स इस लाल किले उस पूरे परिसर में घूम रहे थे, इस तरीके के इनपुट भी दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और खास तौर पर खुफिया एजेंसीज को मिले थे और लगातार आतंकी संगठन खालिस्तानी किसानों को बरगलाने की भी कोशिश कर रहा है। तो 26 जनवरी ऐसी तस्वीर 15 अगस्त को ना हो, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और यही वजह है कि 500 मीटर पहले ही लाल किले से तमाम जो रोड्स हैं उनको बंद किया गया और तकरीबन 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। अलग अलग पॉइंट्स पर क्रेन को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि अगर कोई भी ट्रैक्टर या कोई भी गाड़ी आकर यहाँ पर रुक जाती है और वो हटती नहीं है तो क्रेन की मदद से भी उनको हटाया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हमने देखा था उसकी वजह से सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े किए गए हैं। कंटेनर के जरिए जो मेन गेट है लाल किले का उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और सुरक्षा के कई लेवल के इंतजाम किए गए हैं। तो आप ये सुरक्षा घेरा किस तरह का होगा वो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला घेरा सेना के जवान पहले तैनात होंगे, दूसरी उसके बाद जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती होगी, फिर उसके बाद तीसरी लेयर पर दिल्ली पुलिस होगी
सीमेंट की बैरिकेटिंग, बड़े बड़े कंटेनर, इसके जरिए पूरे इलाके को घेर दिया गया। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। खास बात यह भी है कि हर बार पीएम मोदी की पगड़ी किसी न किसी राज्य और उसकी सांस्कृतिक पहचान को भी दिखाती है, तो इस बार भी उनके भाषण के साथ साथ उनकी ड्रेस पर भी सबकी नजरें होंगी। और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई, इसे लेकर राज्यसभा सचिवालय की रिपोर्ट आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सचिवालय की रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर ली है। यह तय माना जा रहा है कि बुधवार को राज्यसभा में सदन की मर्यादा तोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वेंकैया नायडू इससे पहले भी संकेत दे चुके हैं। बुधवार को जो राज्यसभा में हुआ वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी है। इस मामले में राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिए गए थे हंगामे में शामिल सांसदों की पहचान के लिए, और इसे लेकर सचिवालय ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है। हालांकि विपक्षी दल राज्यसभा में हालात बिगड़ने के लिए सरकार और मार्शलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा का जो वीडियो सामने आया उसमें जिन सांसदों की भूमिका दिख रही है उसके आधार पर माना जा रहा है कि इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और उनमें किस किस नेता के नाम है वो अब आपको बताते हैं। फूलो देवी नेताम, ये कांग्रेस की सांसद हैं। छाया वर्मा कांग्रेस की, प्रताप सिंह बाजवा, डोला सेन टीएमसी से आती हैं, डेरेक ओब्रायन टीएमसी से हैं और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश अब सोनिया गांधी भी कर रही हैं। जब तक संसद का मॉनसून सत्र चलता रहा, राहुल गांधी विरोधियों के साथ टी पार्टी और डिनर करते रहे। अब सोनिया गांधी 20 अगस्त को एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करने जा रही हैं। इसमें मोदी विरोधी दलों के नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोनिया गांधी ने विपक्ष को लामबंद करने की कमान अब सीधे सीधे अपने हाथों में ले ली है। शिवसेना और आरजेडी इस बैठक का स्वागत कर रही हैं। दोनों का कहना है कि बहुत दिनों के बाद सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, इसलिए ऐसी बैठकें होनी चाहिए। ये साथ मैं समझता हूं कि सोनिया जी जो दे रही हैं, जाहिर है कि हमारे दल से हमारे नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है। लोगों का दबाव है, लोग बहुत परेशान हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोविड मिसमैनेजमेंट हो। हमारे किसान 9वां महीना हो गया दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं को वीव करना, एक दूसरे से जोड़ करके पूरा विपक्ष जो अभी भी ढुलमुल रवैये के साथ है उन्हें भी वो त्यागना होगा, सब साथ आए। यूपीए चेयरपर्सन ने सोनिया गांधी जी ने एक बैठक जरूर बुलाई है, वर्चुअल बैठक है। खास करके जो स्थिति पैदा हुई है देश में, उसमें अपोजिशन का रोल क्या हो सकता है, हम क्या आगे वाले दिनों में क्या करेंगे, कोई योजनाएं है, कोई अपनी बात रख सकता है, उसमें एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होगा बातों का, विचारों का। तो राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए कांग्रेस के, कांग्रेस अलाई जहाँ जहाँ है, तो माननीय उद्धव ठाकरे जी ने इस वर्चुअल बैठक में शामिल होने की सहमति दी है। इस बैठक को लेकर आरजेडी और शिवसेना का रुख आपने देख लिया। अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी की तरफ से शरद पवार शामिल हो सकते हैं। खुद उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भी न्योता दिया गया है। इस बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान इस बार विपक्षी दल एक साथ खड़े नजर आए। एकजुटता की वजह से इस बार संसद सत्र की कार्रवाई नहीं चल पाई। इसी एकता को बनाए रखने के लिए सोनिया गांधी ने ये बैठक बुलाई है। अब सवाल है कि विपक्ष के नेता एकजुट होंगे तो मुद्दे क्या क्या होंगे, बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ किन मुद्दों पर विपक्ष एक साथ आ पाएगा। तो फिलहाल जिन मुद्दों पर विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है वो मुद्दे कौन कौन से वो भी आपको बताते हैं। पैगासस जासूसी कांड, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सब एक राय है। तीनों कृषि कानून, नागरिकता कानून, इन पर एक आम राय विपक्षी दलों की दिखाई देती है।
हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विजय लक्ष्मी, हमने इससे पहले भी मानसून सेशन में देखा कि राहुल गांधी टी पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद पूरा विपक्ष एक साथ संसद से विजय चौक तक मार्च भी कर रहा है। उसी कड़ी को ये आगे बढ़ाने की कोशिश है, ये कितनी कामयाब होती नजर आ रही है अभी आपको? देखिए हुसैन, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो सोनिया गांधी की जब भी मीटिंग्स होती हैं तो हमने देखा है विपक्ष के बड़े चेहरे जो हैं वो उन मीटिंग्स में आते हैं। हालांकि राहुल गांधी की मीटिंग में उतना जमावड़ा या वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा हम नहीं देख पाते हैं, तो क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा पहले भी इस तरह की मीटिंग्स बुला चुकी हैं। 20 अगस्त को शाम 4 बजे वर्चुअली ये मीटिंग होगी। न्योता एनसीपी के प्रमुख शरद। विजय लक्ष्मी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। सवाल यह भी है कि जो एक टकराव की स्थिति है, ममता बनर्जी खुद लीड करना चाहती हैं। उससे पहले हमने देखा था शरद पवार ने भी विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई थी। अब सारा विपक्ष एकजुट होकर के एक बैनर तले कितनी सही तरीके से आगे बढ़ पाएगा, ये भी देखना होगा। अगली खबर के रुख करते हैं। असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल पास तो हो गया, लेकिन इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी कांग्रेस समेत बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने इसे एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के इरादे से बनाया गया कानून बताया है। इस बिल के पास होने के बाद अब मठ और मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की खरीद और बिक्री पर पाबंदी होगी। इतना ही नहीं, इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। विपक्षी दलों ने विधेयक पेश होने के बाद विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद बिल पास हो गया। सरकार का मानना है कि इस बिल के पेश होने के बाद राज्य में गौ तस्करी पर रोक लगेगी और समाज में आपसी सद्भाव बना रहेगा। सरकार की तरफ से सदन में कहा गया था कि करीब 1000 करोड़ का अवैध मवेशी तस्करी का कारोबार असम में चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन